हे गाइस, आज हम लोग लियोविल्स थ्योरम को प्रूव करेंगे। ओके, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। 2015 में, 2006 में एंड 2009 में इसको पूछा गया था। तो इसका स्टेटमेंट क्या है उसको देखते हैं पहले। इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ जेड। ठीक है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड, वो क्या है, एनालिटिक है जेड की। जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स प्लेन की सारी फाइनाइट वैल्यूज के लिए अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, साथ में बाउंडेड है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है कॉम्प्लेक्स प्लेन की सारी फाइनाइट वैल्यूज के लिए प्लस बाउंडेड है, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। करेक्ट। इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी बोला जा सकता है कि एवरी बाउंडेड एंटायर फंक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, एवरी बाउंडेड और एंटायर फंक्शन। नाउ एंटायर फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली ये एंटायर फंक्शन की ही डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। किसी फंक्शन को एंटायर फंक्शन कहते हैं अगर वो कॉम्प्लेक्स प्लेन की सारी फाइनाइट वैल्यूज के लिए एनालिटिक होता है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन कॉम्प्लेक्स प्लेन की सारी फाइनाइट वैल्यूज के लिए एनालिटिक है तो उसको हम एंटायर फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है। तो इसको चलो प्रूव करते हैं। लेट z1 कॉमा z2 बी एनी टू पॉइंट्स ऑफ z प्लेन। तो हमने क्या किया, z1 z2 कोई भी दो पॉइंट ले लिए हैं z प्लेन में। z प्लेन का मीनिंग कॉम्प्लेक्स प्लेन में। करेक्ट। लेट कैपिटल सी बी अ लार्ज सर्किल। मान लिया कैपिटल सी क्या है, एक लार्ज सर्किल है। तो यहाँ पे हमने एक लार्ज सर्किल बनाया है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है कैपिटल सी। ठीक है, और इस सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है, दैट मीन्स 0 0 इसका सेंटर है। और इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, रेडियस कितनी, कैपिटल आर। तो एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 0 0 और रेडियस आर हो, तो उसकी इक्वेशन कितनी होगी, मॉड जेड इक्वल्स टू आर। ओके, तो ये एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस आर है। इसका नाम हमने कैपिटल सी सर्किल रख दिया। ओके, तो लेट कैपिटल सी बी अ लार्ज सर्किल विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस कैपिटल आर इनक्लोजिंग द पॉइंट z1 एंड z2। जो दो पॉइंट्स हमने स्टार्टिंग में लिए थे z1 z2 कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो ये जो सर्किल है ये क्या कर रहा है, इन पॉइंट्स को इनक्लोज कर रहा है, दैट मीन्स कंटेन कर रहा है। तो ये हैं वो पॉइंट z1 और z2 इस सर्किल में कंटेन हो रहे हैं। नाउ ये पॉइंट आपका z1 कंटेन हो रहा है सर्किल में, आर रेडियस के सर्किल में। दैट मीन्स इसका अगर हम मॉड फाइंड करेंगे या फिर अगर हम इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, दो। देखो ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कौन सा, z इक्वल्स टू 0 क्या होता है, ये ओरिजिन होता है। तो z इक्वल्स टू 0 और z1 के बीच की अगर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, उनका डिफरेंस का मॉड करते हैं। तो इन दोनों की इनका डिफरेंस कितना होगा, z1 माइनस जीरो, मॉड ऑफ z1 माइनस जीरो, दैट इज मॉड ऑफ z1। और वो किससे छोटा होगा, r से छोटा होगा, क्योंकि ये r रेडियस के सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। सेम इसकी और इसकी अगर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे z2 माइनस जीरो का मॉड, तो z2 माइनस जीरो अगेन कितना हो जाएगा, z2। तो z2 का जो मॉड होगा वो भी r से छोटा होगा। ठीक है, तो देयरफॉर एविडेंटली मॉड ऑफ z1 लेस देन r एंड मॉड ऑफ z2 लेस देन r। ठीक है, दोनों ही पॉइंट्स का जो मॉड होगा वो r से छोटा होगा। ओके, तो कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला हमने पढ़ा था। कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज कंटूर में एनालिटिक है तो उसके किसी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होती है, जैसे ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1/2πi एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए। ठीक है, तो ये कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला होता है कि अगर कोई फंक्शन आपका किसी क्लोज कंटूर के अंदर या उसकी बाउंड्री पे एनालिटिक है तो उस क्लोज कंटूर के अंदर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इस फॉर्मूले से देते हैं। तो ये जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ जेड, वो क्या है, वो एनालिटिक है इस पूरे सर्किल के अंदर। तो इन दोनों पॉइंट्स पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की, z1 पॉइंट पे और z2 पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसके हेल्प से, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला से। तो देखो
z1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। a को रिप्लेस कर देंगे z1 से, तो कितना आ जाएगा 1/2πi fz अपॉन z माइनस a था यहाँ पे, तो a को रिप्लेस कर देंगे z1 से dz अलोंग सर्किल c। सेम z2 के लिए आ जाएगा 1/2πi fz dz अपॉन z माइनस z2। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला में a है उसको रिप्लेस करेंगे z2 से अलोंग सर्किल c। अब देखो ऐसा करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को, इस इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं किसमें से, इक्वेशन 1 में से। तो राइट हैंड साइड में कितना, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी, तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया, दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी। ओके, आगे चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो इतना ही है, f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2। नाउ अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे तो 1/2πi और 1/2πi दोनों में कॉमन है। इंटीग्रेशन देखें तो यहाँ पे भी z के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे भी z के रेस्पेक्ट में, f ऑफ z और f ऑफ z भी कॉमन है, और दोनों इंटीग्रेशन सेम सर्किल के अलोंग हो रहे हैं। दैट मीन्स 1/2πi को यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का साइन कॉमन हो सकता है, f ऑफ z भी दोनों में सेम है वो भी कॉमन हो सकता है, और dz भी कॉमन हो सकता है। तो अंदर ब्रैकेट में क्या क्वांटिटी बचेगी, 1/z माइनस z1 माइनस 1/z माइनस z2। बाकी सारी चीजें क्या है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो उसी को हमने लिखा है यहाँ पे, ये 1/2πi कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन का साइन भी, f ऑफ z भी कॉमन है, और इधर dz भी कॉमन है। इधर कितना है, 1/z माइनस z1 माइनस 1/z माइनस z2। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे ऐसा करते हैं, इन दोनों क्वांटिटीज का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लिया, ये क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस z1 माइनस z2 माइनस ये क्वांटिटी इधर पहुंचेगी z माइनस z1 और ब्रैकेट बाहर से dz। ओके, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस z, इधर कितना है प्लस z, z से z कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का z1 माइनस z2, दैट मीन्स z1 माइनस z2 और डिनोमिनेटर और ये f ऑफ z dz। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं चेंज हुआ है, सेम है वो। अब क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन का मॉडुलस ले लेते हैं। टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलता है हमें, देखिए इधर मॉडुलस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी इस पूरी क्वांटिटी में हमने ये मॉड लगा दिया, यहाँ पे ये देखिए ये मॉड है। ओके, अब मॉड और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन होता है, मॉड और इंटीग्रेशन क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। मॉड अंदर पहुंचेगा बट लेस और इक्वल्स टू का साइन इंट्रोड्यूस होगा। ये इनइक्वालिटी होती है कि जब हम मॉड को इंटीग्रेशन के अंदर ले जाते हैं तो लेस और इक्वल्स टू का साइन आता है। ओके, तो ये लेस और इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा यहाँ पे। अब सिंस ये मॉड अंदर जाएगा तो इस क्वांटिटी का भी मॉड होगा, 1 पॉजिटिव है 2π भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड तो उतना ही रहता है। लेकिन आई क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स है, तो आई का जो मॉड होता है वो 1 होता है। दैट मीन्स यहाँ पे लिखा नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे ये 1 होना चाहिए। ठीक है, ये 1। ओके, तो ये इंटीग्रेशन का साइन और ये मॉड इंटीग्रेशन के अंदर पहुंच गया, तो ये मॉड यहाँ पे इस क्वांटिटी का हो गया। ठीक है, तो मॉड ऑफ ये पूरी क्वांटिटी विच इज एफ जेड जेड माइनस Z2 dz z अपॉन में z माइनस Z1 इंटू z माइनस Z2। ठीक है, अब मॉड की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो कोशेंट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट मीन्स ये जो मॉड है यहाँ पे न्यूमरेटर का अलग हो जाएगा, डिनोमिनेटर का अलग हो जाएगा, और मॉड की फिर मल्टीप्लिकेशन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे यहाँ पे ये न्यूमरेटर का मॉड होगा तो फिर ये तीनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एफ ऑफ जेड का मॉड अलग होगा, इस क्वांटिटी का मॉड अलग होगा, और डी जेड का मॉड अलग होगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में जब मॉड आएगा इस क्वांटिटी का पूरा मॉड आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई में इन दोनों में भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस क्वांटिटी का मॉड हो जाएगा इनटू दिस क्वांटिटी, करेक्ट। तो ओके, अच्छा अगर हम इस स्टेप और इस स्टेप को कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है। ये लेस और इक्वल्स टू नहीं आएगा। लेस और इक्वल्स टू यहाँ पर तब आता जब ये वाला स्टेप छोटा होता इससे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों स्टेप इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे लेस और इक्वल्स टू नहीं आएगा।
यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये वाला स्टेप बड़ा था और ये स्टेप छोटा था, ठीक है। तो अब मॉड मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड हो जाएगा, इस क्वांटिटी का भी मॉड हो जाएगा, डी जेड का मॉड हो जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में जेड माइनस जेड वन का मॉड इंटू जेड माइनस जेड टू मॉड, करेक्ट। अब देखिए, अगर हम इसको देखें ध्यान से, z1 क्या था, एक पॉइंट था, z2 भी एक पॉइंट था, ठीक है ना, ये कोई फिक्स पॉइंट है यहाँ पे। तो इन दोनों का डिफरेंस का मॉड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी ना। ये वेरिएबल नहीं, वेरिएबल कौन है, z वेरिएबल है, z1 z2 तो पॉइंट है। तो z1 माइनस z2 का जो मॉड है वो क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख लेते हैं। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड और मॉड ऑफ डी जेड बचेगा कहाँ, न्यूमरेटर में। ओके, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये है कितना, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इंटू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू। तो इसको हमने क्या किया, अलग अलग मॉड के फॉर्म में लिख लिया। मॉड ऑफ जेड माइनस, इस एक मिनट में इसको आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक इनइक्वालिटी हमने पढ़ी है विच इज मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस और इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, ठीक है। दो नंबर्स के डिफरेंस का मॉड जो होता है वो लेस और इक्वल्स टू होता है उनके इंडिविजुअल मॉड्स के डिफरेंस के, ठीक है। यहाँ पे आप दो, ये इनइक्वालिटी क्या कहती है कि दो नंबर्स का डिफरेंस करके अगर आप मॉड करेंगे तो वो क्या होता है, लेस और इक्वल होता है उनके इंडिविजुअल मॉड करके अगर आप उनका डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये z1 माइनस z1 सॉरी z माइनस z1 के डिफरेंस का मॉड हो रहा था। तो यहाँ पे हमने इस इनइक्वालिटी का यूज कर लिया है। किस इनइक्वालिटी का यूज किया है, इस इनइक्वालिटी का यूज किया। तो ये लेस और इक्वल्स टू होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे लेस और इक्वल्स टू का साइन आया, क्योंकि इसकी जगह पे हमने इनके इंडिविजुअल मॉड को लिख लिया है। मॉड z माइनस मॉड z1 सेम यहाँ पर किया है हमने, मॉड z माइनस मॉड z2। और सिंस वो इनइक्वालिटी यूज की है उसमें लेस और इक्वल्स टू का साइन यूज होता है, दैट्स वाई यहाँ पे लेस और इक्वल्स टू आया, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो स्टेप है वो ज्यादा छोटा है किससे, इससे। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, क्वेश्चन में हमको बोला था कि जो एनालिटिक फंक्शन है वो बाउंडेड है। तो बाउंडेड होने की कंडीशन क्या होगी, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस और इक्वल्स टू एम होगा जेड की एवरी वैल्यू के लिए। ये बाउंडेडनेस की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हमने मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड को रिप्लेस कर दिया किससे, एम से। तो एम से रिप्लेस किया और ये इनइक्वालिटी लेस और इक्वल होती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगेन लेस और इक्वल्स टू का साइन आया। समझ में आ रहा है लेस और इक्वल्स टू क्यों आया, क्योंकि ये वाला लेस और इक्वल्स टू इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को हमने रिप्लेस किया था उस इनइक्वालिटी से। यहाँ पे लेस और इक्वल्स टू क्यों आया, क्योंकि मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड को हमने रिप्लेस किया है किससे, लेस और इक्वल्स टू एम से। तो ये आ जाएगा। अब m क्या है, m आपकी एक फिक्स क्वांटिटी है। अगेन ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये z पे डिपेंड तो कर नहीं रहा है। तो z पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट्स वाई ये इंटीग्रेशन के बाहर है। नाउ न्यूमरेटर में कितना बचेगा, मॉड डी जेड, और यहाँ पे मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इधर तो सारी टर्म सेम है। मॉड ऑफ z, देखो सर्किल की इक्वेशन हमने एज्यूम की थी मॉड ऑफ z इक्वल्स टू r। तो मॉड ऑफ z को हम रिप्लेस कर सकते हैं r से, इस ब्रैकेट में भी, और यहाँ पे भी मॉड z को हम रिप्लेस कर सकते हैं r से। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मॉड z की वैल्यू कितनी है, r। ओके, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो r क्या है, रेडियस। रेडियस आपकी फिक्स है, z1 एक पॉइंट है वो भी फिक्स है, उसका मॉड भी एक फिक्स क्वांटिटी है, ये भी फिक्स, इधर भी r फिक्स और z2 भी फिक्स है। दैट मीन्स इंटीग्रेशन जो हो रहा है आपका z के रेस्पेक्ट में हो रहा है। डिनोमिनेटर में ये जो क्वांटिटी है वो z पे डिपेंड नहीं कर रही है। z वेरिएबल है ना, बट z1 और r तो वेरिएबल नहीं है। ये भी आपका z पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये दोनों क्वांटिटी डिनोमिनेटर की किससे फ्री हैं, z से फ्री हैं। दैट मीन्स इनको भी हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। तो इनको हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया। इंटीग्रेशन में कितना बचेगा, केवल मॉड डी जेड बचेगा अलोंग सर्किल C। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है उस कर्व के लेंथ के इक्वल होती है। तो यहाँ पे कर्व कितना है, मॉड डी जेड इंटीग्रेशन अलोंग सर्किल C। तो C की लेंथ कितनी होगी, उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल।
तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितना है कैपिटल आर, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे 2 पाई कैपिटल आर से। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ओके तो लेफ्ट हैंड साइड में तो चल रहा था कितना मॉड ऑफ एफ ऑफ z1 माइनस एफ ऑफ z2। अब लेस और इक्वल्स टू का साइन क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि यहां पर अगर हम देखें मॉड ऑफ एफ ऑफ z1 माइनस z2 में ये देखो ये लेस 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 2-3 बार लेस आ चुका है, तो दैट मीन्स इसका और जो ये क्वांटिटी है कहाँ पे यहाँ पे, तो इसका ओवरऑल रिलेशन किसका है लेस का है। ओके नाउ न्यूमरेटर तो सेम है ये। ओके अगर हम इसको देखें यहाँ पर इस ब्रैकेट से हमने क्या किया आर कॉमन कर लिया, तो 1 बचेगा, आर बाहर आ जाएगा। इस ब्रैकेट से भी आर कॉमन कर लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये अपॉन में आ रहेगा z2 के अपॉन में, इधर भी z1 के अपॉन में r, और इधर 2 पाई के साथ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि 2 r हमने क्या किए हैं कॉमन किए हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर, इस ब्रैकेट से भी r कॉमन आया तो एक r, और एक r यहाँ से कॉमन आया तो r स्क्वायर हो गया। और उस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आई थी 2 पाई r, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से इसका पावर कैंसिल और इधर r कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्टेप और ये स्टेप इक्वल है, m मॉड ऑफ z1 माइनस z2 1 माइनस मॉड z1 अपॉन r 1 माइनस z2 अपॉन r, और यहाँ पे ये एक r बचा है डिनोमिनेटर में, इसको हमने अलग से ऐसे 1 अपॉन r के फॉर्मेट में लिख लिया है। डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पे भी वो डिनोमिनेटर में ही है। ओके नाउ अगर हम इसको और इसको देखें तो अगेन लेस और इक्वल का रिलेशन है, दिस क्वांटिटी लेस और इक्वल टू दिस, और ये क्वांटिटी इसके इक्वल है, तो इसमें और इसमें भी लेस और इक्वल का ही रिलेशन होगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है हेंस मॉड ऑफ एफ ऑफ z1 माइनस एफ ऑफ z2 लेस और इक्वल टू दिस क्वांटिटी। ओके अब अगर देखो r को हम रेडियस बहुत बड़ी कर दें, r टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो सर्किल एज्यूम किया है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन का जो फंक्शन क्या है एनालिटिक है सारी फाइनाइट वैल्यूज के लिए, तो फाइनाइट वैल्यूज तो बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, तो सर्किल भी हमको बहुत ही बड़ा सर्किल क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो जो सर्किल की रेडियस है वो इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रही है, ठीक है। तो जब सर्किल की रेडियस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगी तो फिर इस क्वांटिटी में ये यहाँ पे 1 अपॉन आर का टर्म है, यहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना 0, तो 0 इंटू ये पूरी क्वांटिटी किधर की ओर जाएगी टेंड करेगी 0 की ओर टेंड करेगी। दैट इज जब आर आपका इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो ये मॉड लेस और इक्वल टू ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो वही हमने लिखा है मॉड ऑफ एफ ऑफ z1 माइनस एफ ऑफ z2 लेस और इक्वल टू 0 कब, जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको इक्वेशन 3 ले लिया। आगे क्या है, बट वी नो, हम जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का जो मॉड होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है, या तो 0 होगा या फिर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ z1 माइनस एफ ऑफ z2 या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होता किसी क्वांटिटी का मॉड। तो ये तो क्या है, ये इक्वेशन 4 तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा ऐसा होता है। और इक्वेशन 3 को अभी हमने डिराइव किया, तो अगर हम 3 और 4 को ध्यान से देखेंगे तो सेम क्वांटिटी यहाँ पे बोला है लेस और इक्वल टू 0, सेम क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या पता लगेगा, ये मतलब इस क्वांटिटी का जो मॉड है वो किसके इक्वल होगा 0 के, ठीक है। ओके अब देखो ये क्वांटिटी का मॉड किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो फिर ये क्वांटिटी भी 0 के ही इक्वल होगी। ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी नंबर का मॉड 0 के इक्वल है तो वो नंबर भी 0 के इक्वल होता है। तो इस नंबर का मॉड 0 के इक्वल है तो ये वैल्यू भी 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या पता लगेगा, एफ ऑफ z1 माइनस एफ ऑफ z2 इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ z1 इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ z2 के, ठीक है। अब देखो z1 और z2 हमने कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए थे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो हेंस वी हैव शोन फॉर एवरी z1 कॉमा z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर हम कोई भी दो पॉइंट लेते हैं तो उन दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैसे आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब
अगर हम हर दो पॉइंट पे लेंगे फंक्शन की वैल्यू तो हमेशा इक्वल आएगी। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तो केवल तब होता है जब आपका फंक्शन कांस्टेंट हो। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैसी आती है, सेम आती है। तो वही हमने यहाँ पे शो कर दिया, कोई भी आप दो पॉइंट लेंगे z1 z2 तो फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है यहाँ पे। दैट मीन्स एफ ऑफ जेड क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो ये प्रूफ था इस थ्योरम का, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।